17 अध्याय 17 भारत का संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक राजलेख द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों में व्यापारिक एकाधिकार दिया। इसके द्वारा कंपनी की समस्त शक्तियां 24 सदस्यीय परिषद में निहित की गई। ठीक है। और नोट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1599 ईस्वी में हुई थी। 1724 का चार्टर, इसके द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1772 में लॉर्ड नॉर्थ में कंपनी की आर्थिक सहायता एवं संसदीय नियंत्रण के लिए एक जांच समिति बनाई। इसी जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर यह एक्ट बना। एक्ट का उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना और बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा तथा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को विदेशी नीति में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा ये था कि 4 सदस्यों की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी। ये 4 सदस्य थे: जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस तथा रिचर्ड बोरवेल। 1726 ईस्वी में मॉनसन की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर एडवर्ड व्हीलर को भेजा गया और परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का था और उन्हें डायरेक्टरों के प्रस्ताव पर केवल सम्राट हटा सकता था। परिषद का कोरम 3 सदस्यों का था। कोरम कितने का? 3 सदस्यों का था। इनमें से वॉरवेल हेस्टिंग्स का कट्टर समर्थक था। बंगाल के गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के बहुमत के अनुसार कार्य करना था तथा गवर्नर परिषद में मतों की बराबरी पर ही अपना निर्णायक मत दे सकता था। तीसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक या निदेशक मंडल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। इस एक्ट द्वारा न्यूनतम 1000 पौंड के शेयरधारकों को कंपनी के डायरेक्टर के चुनाव के लिए मताधिकार दिया गया। कुल 24 डायरेक्टर थे जो 4 वर्ष के लिए चुने जाते थे। इनमें से 1/4 6 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। चौथा, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट अन्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। 5वां, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन में अपील की जा सकती थी। सिर्फ प्रिवी काउंसिल या ब्रिटेन में अपील की जा सकती थी। छठा, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने, उपहार और रिश्वत लेने पर पूर्ण रोक लगा दी गई। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 1773 के एक्ट में बना। इस न्यायालय का क्षेत्र अंग्रेज प्रजा के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। वह 1781 के एक्ट द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों, अंग्रेज व भारतीय को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1776 ईस्वी में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनियों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 वाला आया था। इस एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया जा रहा था। मतलब कौन क्षेत्राधिकार क्या क्या होगा तो ये सुनिश्चित किया जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट है वो कंपनी के जो कर्मचारी है उनके विरुद्ध कार्यों के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता था। ठीक है। और जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किए हो। इसके बाद डंडास बिल 1783 ईस्वी। 1783 का उद्देश्य 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करना, किंतु डंडास के विरोधी दल में होने के कारण यह विधेयक प्रस्तावित होने के बाद वापस ले लिया गया। फॉक्स इंडिया बिल 1783 ईस्वी का। ठीक है। फॉक्स इंडिया बिल को वास्तव में बर्क तथा फिलिप फ्रांसिस ने तैयार किया था। ठीक है। और इस बिल का कंपनी ने पूर्ण रूप से विरोध किया, क्योंकि यदि यह बिल पारित हो जाता तो कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो जाती। हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होने के बाद यह बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हो सका और लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिली सरकार को 18 दिसंबर 1783 को त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है। ये पहला व अंतिम अवसर था जब कोई ब्रिटिश सरकार भारतीय मामले पर गिर गई। इसके बाद जनवरी 1784 ईस्वी में यंग पिट प्रधानमंत्री बना।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उद्देश्य ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना, अर्थात ब्रिटिश सरकार का कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ाना। नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट द्वारा 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल का गठन किया गया, जिसे भारत के प्रशासन के बारे में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए। इसका मुख्य कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीति को नियंत्रित करना था। इन 6 सदस्यों में 2 पदेन सदस्यों, विदेश मंत्री, राज्य सचिव तथा वित्त मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर के अलावा 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे, जिनकी नियुक्ति व पद मुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को था। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को इस नियंत्रण मंडल के अधीन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल के लिए नियंत्रण मंडल के आदेशों का पालन करना अनिवार्य किया गया। दूसरा, इस प्रकार इस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम कंपनी की व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तीसरा, एक्ट द्वारा संचालक मंडल में से 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति गठित की गई, जिसका कार्य भारत में गोपनीय आदेश प्रेषित करना था और ये आदेश अन्य संचालकों को नहीं बताए जाते थे। चौथा, इस एक्ट द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, डायरकी, और एक कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तथा दूसरी ब्रिटिश संसद के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। यह द्वैध शासन व्यवस्था 1858 तक जारी रही। 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर भारत परिषद का गठन किया गया था। उसकी जगह क्या किया गया? भारत परिषद का गठन किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को ही भारत सचिव बनाया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष था उसको है जो भारत का सचिव बनाया गया, भारत सचिव। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष है वो कौन होता था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य होता था। ठीक है। 5वां, इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है। जिसमें एक प्रधान सेनापति को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब अगर परिषद में एक सदस्य भी गवर्नर जनरल के पक्ष में होता था तो वह वीटो द्वारा अपनी बात मनवा सकता था। छठा, पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि भविष्य में केवल प्रसंविदात्मक सेवक ही गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य नियुक्त होंगे। इनकी पहले से मतलब तो प्री कॉन्टैक्ट सेवक ही गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य होंगे। मद्रास व बम्बई की सरकार के लिए बंगाल की सरकार के आदेश का पालन अनिवार्य कर दिया गया। 8वां, गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति संचालकों द्वारा की जाती थी, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार इंग्लैंड के सम्राट को दिया गया। ठीक है, रिकॉल करने का। मात्र गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए संचालकों को सम्राट से अनुमति लेना आवश्यक था। और 9वां, यह भी निश्चित किया गया था कि गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना कोई युद्ध अथवा संधि नहीं कर सकेगा। पिट्स एक्ट द्वारा भारत में आक्रामक युद्धों को समाप्त कर दिया गया तथा जो प्रत्याभूति, ठीक है, गारंटी की संधियां कर्नाटक तथा अवध जैसे भारतीय राजाओं के साथ की गई थी, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा भारतीय वित्त पर गवर्नर जनरल का व्यापक नियंत्रण स्थापित किया गया तथा भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। मूल्यांकन, नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष किसी के प्रति उत्तरदायी न था, उसे ब्रिटिश संसद के सामने भी अपना हिसाब रखना पड़ता था। इससे नियंत्रण मंडल के सामने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थिति कमजोर हो गई। 1786 का अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट। इस अधिनियम का उद्देश्य लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था। 1786 का जो अमेंडमेंट आया था उसमें इस अधिनियम का उद्देश्य ये था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम द्वारा मुख्य सेनापति की शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई और उसे इस बात का अधिकार भी दिया गया कि वह अपने उत्तरदायित्व पर अपनी कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके, अर्थात निर्णयों को अस्वीकार कर सकता है। 1793 का चार्टर एक्ट, पहला
1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पदेन सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया। और तीसरा, नियंत्रण मंडल के सदस्यों व कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। यह व्यवस्था 1919 तक जारी रही और 1919 में भारत परिषद व भारत सचिव का वेतन व खर्चे ब्रिटिश कोष से दिए जाने लगे। यदि गवर्नर जनरल बंगाल के बाहर जाता था तो उसे अपनी कार्यकारिणी परिषद के असैनिक सदस्य में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था। 1813 का चार्टर एक्ट। पहला, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी और यही इस चार्टर का उद्देश्य था। यद्यपि भारत में चाय व्यापार व चीन देश के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कायम रहा या बना रहा। तीसरा, इस एक्ट में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई और कंपनी अधिग्रहित सभी भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी गई। चौथा, इस एक्ट में 1 लाख रुपए की धनराशि प्रति वर्ष अलग से रखने का प्रावधान पहली बार किया गया। इस राशि द्वारा भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन व भारत में संवैधानिक शिक्षा एवं साहित्य का प्रसार व पुनरुत्थान किया जाना था। पांचवा, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। 1833 का एक्ट। इस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चीन के साथ व्यापार व भारत में चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तीसरा, इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर पद नाम से जानने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चौथा, इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या पुनः 4 कर दी गई और चौथे सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य बना। वह गवर्नर जनरल की परिषद की बैठकों में विशेष निमंत्रण से उपस्थित होता था। उसे मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और इस प्रकार पहली बार केंद्रीय सरकार के वैधानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में अंतर किया गया। पांचवा, भारत में कानूनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ इन इंडिया। इसके लिए विधि आयोग बनाया गया और गवर्नर जनरल को विधि आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया गया और मैकाले की अध्यक्षता में 1835 ईस्वी में पहला विधि आयोग बना। चौथा, इस एक्ट द्वारा भारत का कानूनी केंद्रीकरण किया गया। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून निर्माण के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल द्वारा पारित सभी कानून अब अधिनियम रेगुलेशन कहे जाते थे। ठीक है। सातवां, इस एक्ट की 87वीं धारा नियुक्तियों के लिए 87th धारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंडों को निर्धारित किया गया। वह नियुक्तियों में भारतीयों के साथ धर्म, जाति एवं रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया। 8वां, इस एक्ट द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। दासता को अवैध किस 1833 का जो एक्ट था इसके द्वारा है जो दासता को है जो अवैध घोषित किया गया। ठीक है, किस एक्ट द्वारा? 1833 के एक्ट द्वारा दासता को अवैध घोषित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में एक्ट 5 द्वारा दासता का अंत किया या दासता पर रोक लगा दी गई। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। तो ये प्रावधान किसमें किया गया था? 1833 वाले एक्ट में। 10वां, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान को भारतीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव मैकाले व विचारक जेम्स मिल का प्रभाव था। तो ठीक है, तो पूछा जाए तो जेम्स मिल और मैकाले का किस एक्ट पर प्रभाव था? तो 1833 के एक्ट पर। ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद हम पढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट।
पहला, इस चार्टर में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को सर्वप्रथम पृथक किया गया। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो कार्य है उनको सर्वप्रथम अलग किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है, याद रखना। और संपूर्ण भारत के लिए पहली बार पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। तो पहली बार पृथक विधान परिषद की स्थापना भी 1853 के चार्टर एक्ट में की गई थी। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल 12 सदस्य होते थे। कितने? 12 सदस्य होते थे, जो इस प्रकार थे। पहला गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी काउंसिल के 4 सदस्य और व्यवस्था संबंधी 6 सदस्य। इन 6 सदस्यों में 4 प्रांतों के प्रतिनिधि, बंगाल, मद्रास, मुंबई और उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा, और क्षेत्रीय प्रतिनिधि के सिद्धांत पर 1 एवं 2 न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एवं 1 अन्य न्यायाधीश थे। विधान परिषद में वाद विवाद मौखिक होते थे, ठीक है। विधान परिषद में जो वाद विवाद होते थे वो कैसे होते थे? मौखिक होते थे। वह परिषद का कार्य गोपनीय नहीं बल्कि सार्वजनिक होता था। जो कम और परिषद का वो कार्य है वो कैसे गोपनीय तरीके से नहीं होता था बल्कि सार्वजनिक होता था। दूसरा, विधि कानूनी सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तीसरा, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लॉर्ड डलहौजी बिना किसी अतिरिक्त कार्यभार के भारत का वास्तविक प्रथम गवर्नर जनरल बना। चौथा, नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया, क्योंकि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा की जाने लगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और प्रशासनिक सेवाओं का आरंभ हुआ, ठीक है, 1853 में चार्टर द्वारा। और 5वां है कि डायरेक्टर और निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत की जाते थे और कोरम गणपूर्ति कितनी थी? 10 की थी, ठीक है। तो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई डायरेक्टर संख्या निर्देशकों की? 18, वो 1853 की एक्ट में थी, ठीक है। नेक्स्ट, छठा, इस एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश क्राउन इंग्लैंड में एक विधि आयोग नियुक्त करे, जो भारतीय विधि आयोग जो उस समय तक समाप्त हो चुका था द्वारा भेजी गई रिपोर्टों व कानूनों के मसविदों का निरीक्षण कर सके तथा विधान बनाने के लिए सिफारिश कर सके। सातवां, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये अधिकार दिया गया COD को ये अधिकार दिया गया कि वे नई प्रेसिडेंसियाँ बना सके अथवा पुरानी की सीमाओं में परिवर्तन कर सके। और 1859 ईस्वी में पंजाब को एक उप राज्यपाल प्रांत बनाने के संबंध में इस अधिकार का प्रयोग किया गया। 1858 की विक्टोरिया घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। इसके द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ, वह भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा। देशी रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल वायसराय की हैसियत से कार्य करता था तथा ब्रिटिश भारत के प्रशासक के रूप में उनका पद नाम गवर्नर जनरल ही रहा। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। इस उद्घोषणा में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सबको एक समान कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराना, लोगों के प्राचीन अधिकारों और रीति रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, गोद लेने का अधिकार आदि वायदे क्राउन द्वारा भारतीय जनता से किए गए। और साम्राज्य विक्टोरिया ने घोषणा की कि कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों से किए गए सभी समझौतों व संधियों का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाएगा। भारत में नियुक्तियाँ अंग्रेज तथा भारतीयों के लिए शिक्षा तथा योग्यता के आधार पर खोल दी गई। 1858 का अधिनियम, द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट 1858। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अर्ल ऑफ डर्बी था। कौन था? अर्ल ऑफ डर्बी 20 फरवरी 1858 से 11 जून 1859 तक रहा। एडवर्ड स्मिथ ईस्टर्नले एवं भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, ठीक है। नोट, डर्बी के कार्यकाल के अलावा 1855 से 1865 तक पामस्टन हेनरी जॉन टेम्पल प्रधानमंत्री थे और 1858 का अधिनियम पामस्टन ने पेश किया। लेकिन जब 2 अगस्त 1858 को यह पारित हुआ तो उस समय अर्ल ऑफ डर्बी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि पामस्टन को किसी अन्य मुद्दे पर इस्तीफा देना पड़ा था। इस एक्ट द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दी गई। वो दोनों बोर्ड की शक्तियाँ भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दी गई, ठीक है। जो द्वैत शासन था वो किसके द्वारा खत्म कर दिया गया? 1858 का अधिनियम द्वारा, ठीक है। प्रथम भारत सचिव मंत्री लॉर्ड एडवर्ड हेनरी स्टैनले था।
सॉल्सवुड प्रथम अस्थायी सचिव थे। भारत का प्रशासन अब साम्राज्ञी द्वारा नियुक्त, विक्टोरिया द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय भारत परिषद को सौंपा गया, जिसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव या भारत मंत्री कहलाया। इन 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति क्राउन द्वारा तथा 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निर्देशक मंडल द्वारा की जाती थी। ठीक है, और इस प्रकार भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में आ गया। वह भारतीय वित्त पर ब्रिटिश संसद का सर्वोपरि नियंत्रण हो गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिख दिया। तो इन जो 15 सदस्य होते थे उसमें से 8 की नियुक्ति किसके द्वारा, क्राउन के द्वारा, और 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा होती थी। ठीक, और इस प्रकार इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिख दिया। भारत परिषद या इंडिया काउंसिल में नियुक्ति का आधार इसके सदस्यों का भारत में प्रशासनिक अनुभव होना था। ठीक, तीसरा, भारत परिषद की भूमिका केवल परामर्शदाता की ही थी और प्राय बहुत से मामलों में भारत सचिव का निर्णय अंतिम होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा। चौथा, भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसलिए वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, किंतु उसके वेतन व भत्ते भारत के राजस्व में से प्राप्त किए जाते थे। भारत परिषद के सदस्यों को भी वेतन भारतीय राजस्व से ही मिलता था। ये वेतन व्यवस्था 1919 के अधिनियम तक जारी रही। पाँचवा, भारत मंत्री को एक निगम निकाय बॉडी कॉर्पोरेट घोषित किया गया, जो इंग्लैंड व भारत में मुकदमा चला सकता था तथा जिस पर भारत व इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता था। छठा, गवर्नर जनरल व प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का आधार गवर्नर जनरल को था, किंतु उसके लिए सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक थी। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का अधिनियम पेश करते समय सॉल्सवुड ने कहा, समस्त अनुभव ये बताता है कि जब एक शक्तिशाली जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो शासन का मुलायम से मुलायम रूप भी निरंकुश सत्तावाद ही होता है। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। इसमें भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव डाली। दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। चौथा, वित्त का एवं 5वें सदस्य को विधि का ज्ञाता होना आवश्यक था, न कि वकील। नोट, 1874 ईस्वी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सदस्य के रूप में एक छठा सदस्य जोड़ा गया। तीसरा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करते हुए अब इसमें एक कार्यकारी परिषद जोड़ी गई, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि कम से कम 6 एवं अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से आधे से कम गैर सरकारी या भारतीय होंगे। गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बॉल्टल फ्री तथा तत्कालीन भारत सचिव सॉल्सवुड ने सुझाव दिया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीयों को शामिल किया जाए। इस कार्यकारिणी परिषद की संख्या 6 रखी गई एवं सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का था। इस कार्यकारी परिषद को अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद कहा जाने लगा। इस कार्यकारी परिषद का कार्य केवल कानून बनाने तक ही सीमित था और जब इसकी बैठक कलकत्ता से बाहर होती थी तो संबंधित प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसमें भाग लेता था। चौथा, इस एक्ट के तहत पहली बार 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। पटियाला नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और ग्वालियर के प्रधानमंत्री सत्यदिनकर राव। और भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिला। इस अधिनियम के द्वारा 3 गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की विधान परिषद में नियुक्ति होने से भारत के नागरिकों को कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। 5वां, विधान परिषद के सदस्यों को कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है। और आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय विधान परिषद की सलाह के बिना ही 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था और अध्यादेश जारी करने का कारण भारत मंत्री को बताना आवश्यक था। अध्यादेश जारी कर सकता, लेकिन उसका कारण भारत मंत्री को बताना आवश्यक था।
7वां, गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने व प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया, जबकि 1853 के एक्ट में यह अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया। 8वां, बम्बई व मद्रास प्रांतों की परिषदों को अपने लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ कानून बनाने व उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ये याद रहे कि 1853 के एक्ट में भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सपरिषद गवर्नर जनरल को दिया गया था। इस प्रकार 1861 के एक्ट में कानूनी विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जिसका पूर्ण 1935 के अधिनियम में हुआ। और 1861 के एक्ट में गवर्नर जनरल वायसराय को ये अधिकार दिया गया कि वह प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना कर सकता है। प्रांतों में वायसराय को कम से कम 4 एवं अधिक से अधिक 8 अतिरिक्त सदस्यों की कार्यकारी परिषद विधान परिषद के गठन का अधिकार दिया गया, जिसमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे तथा सदस्यों का टर्म या टेन्योर कार्यकाल कितना 2 वर्ष रखा गया। ठीक है। और इसके तहत मुंबई व मद्रास में 1861 ईस्वी में, बंगाल में 1862 ईस्वी में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1886 एवं पंजाब में 1897 ईस्वी में कार्यकारी परिषद विधान परिषद का गठन हुआ। 10वां, 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत मद्रास व बम्बई में हाई कोर्ट गठित हुए 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम एक्ट का खाका डफरी ने तैयार किया है। इस एक्ट का खाका किसने तैयार किया था? ड्राफ्ट है वो डफरी ने तैयार किया था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। दूसरा, बम्बई, मद्रास एवं बंगाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद के लिए 20 तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत व अवध के लिए अधिकतम संख्या 15 तक बढ़ा दी गई। तीसरा, परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस इसके तहत बजट पर संपूर्ण रूप से विचार करने का ही एक अधिकार दिया गया, न कि एक मद पर पृथक बहस करने का अधिकार नहीं था। तो लेकिन वार्षिक बजट पर बहस व सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन यदि प्रशासन जरूरी समझे तो बिना कारण बताए प्रश्नों का उत्तर देने से मना किया जा सकता था और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने वो मतदान का अधिकार नहीं था। ध्यान रखना, सदस्य पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और ना ही उनको मतदान का अधिकार दिया गया था। और यदि प्रशासन जरूरी समझे तो मतलब जरूरी समझता है कि कारण देना कोई जरूरी नहीं है, तो वो बिना कारण बताए उत्तर देने से मना कर सकते थे। तो ये प्रावधान था। और चौथा, 1892 के एक्ट के पारित होने से पहले वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य का चुनाव कैसे हो, इस पर सर्वाधिक विचार हुआ और इस समस्या का निराकरण किम्बरले भारत सचिव था उस समय किम्बरले धारा से निकाला गया, जिसके तहत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं वायसराय को अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके उनके नाम भेजेगी और वायसराय उनमें से चयन करेगा। इस प्रकार यह निर्वाचन पद्धति जो अप्रत्यक्ष थी उसका आरंभ हुआ। और इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निर्वाचन पद्धति इलेक्शन सिस्टम अप्रत्यक्ष रूप से या मनोनीत आरंभ करना था, जिसके तहत केंद्रीय विधानमंडल वायसराय की कार्यकारी परिषद के 5 गैर सरकारी सदस्यों को चारों प्रांतों बम्बई, मद्रास और बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। इन 5 नामों को वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद में मनोनीत करता था, जबकि 1861 के अधिनियम में सभी गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय मनोनीत करता था। और इस प्रकार 1861 एक्ट के तहत स्थापित कार्यकारी परिषद जहां केवल कानून बनाने की संस्था थी, वहीं 1892 के एक्ट में विचार विमर्श संस्था बन चुकी थी। 5वां, और प्रांतों की कार्यकारी परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को नगरपालिका, जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। इस प्रकार संपूर्ण निर्वाचन अप्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को भी नॉमिनेटेड की ही संज्ञा दी जाती थी। राष्ट्रवादियों ने 1892 के एक्ट को धोखा बताया और प्रतिनिधित्व के बिना करने का नारा दिया। तो जो प्रतिनिधित्व के बिना जो नारा दिया था वो इसी एक्ट से रिलेटेड था 1892 की। ठीक है, क्या नाम?
फिरोज शाह मेहता ने 1892 के एक्ट को एक ऐसे भाप के इंजन के समान बताया जिसमें भाप बनाने की समस्त सामग्री निकालकर भाप से मिलती जुलती रंगीन गैस भर दी गई है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार। इस एक्ट के पहले 1906 में वायसराय मिंटो ने अपनी कार्यकारिणी के सदस्य A.T. अरुणडले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसे उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करके भारत के प्रस्तावित सुधारों पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। A.T. अरुणडले कमेटी ने बंगाल को संयुक्त करने पर बल दिया। 1909 के अधिनियम के समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तथा जॉन मार्ले भारत के सचिव पद थे। मार्ले कौन था? भारत का सचिव था। ठीक है। और इसी कारण इनके द्वारा एक्ट के जरिए किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और इसके मुख्य बिंदु ये है। पहला बिंदु ये है कि केंद्रीय विधानमंडल वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। कितनी? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जिसमें 27 निर्वाचित होते थे, ठीक है, और 33 मनोनीत होते थे, नॉमिनेटेड। और गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी परिषद के 9 पदेन सदस्यों को मिलाकर विधानमंडल में कुल 69 सदस्य हो गए। कितने? 69 सदस्य हो गए। मद्रास, बम्बई, बंगाल एवं संयुक्त प्रांत जो बड़े थे वहाँ कार्यकारी परिषद विधान परिषद की संख्या 50 तथा छोटे प्रांतों पंजाब, बर्मा, पूर्वी बंगाल, असम के सदस्य संख्या अधिकतम 30 निर्धारित की गई। और प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिखा हुआ मात्रा था, क्योंकि सरकारी व मनोनीत और गैर सरकारी सदस्य मिलकर बहुमत में हो जाते थे। पहली बार औपचारिक रूप से विधानमंडल का सिद्धांत 1909 के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया। दूसरा, 1909 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्ट्रेट तथा पृथक मताधिकार था। मुस्लिमों को दोहरा मताधिकार दिया गया तथा वे सामान्य निर्वाचन में भाग ले सकते थे। इस प्रकार निर्वाचक मंडलों को 3 भागों में बांटा गया। पहला सामान्य, दूसरा वर्गीय मुस्लिम और तीसरा विशिष्ट निर्वाचक वर्ग, यानी व्यापारिक संघ, जमींदार, विश्वविद्यालय आदि। ठीक है। और कांग्रेस ने एक दल की हैसियत से पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और स्त्रियों व राजनीतिक अपराधियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य माना था, यानी कि स्त्रियों और जो अपराधी थे राजनीतिक उनको निर्वाचन के लिए अयोग्य माना गया। ठीक है। और मुस्लिम मतदाताओं की मतदान के लिए आय व अन्य अर्हता गैर मुस्लिम मतदाताओं की आय व अन्य अर्हता से कम थी। ठीक है। और लॉर्ड मार्ले ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मिंटो को लिखा कि हम नाग के दांत, ड्रैगन टीथ बो रहे हैं और ये नागदंत बो रहे हैं और ये इसका फल भी भीषण होगा। तीसरा, बजट पर बहस करने के विस्तृत नियम बनाए गए। सदस्यों को सुझाव देने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने व पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला, लेकिन सरकार पूरक प्रश्न का उत्तर देने से मना कर सकती थी। चौथा, अब सार्वजनिक हित वाले मामलों पर बहस हो सकती थी, लेकिन परिषद के सदस्यों को विदेशी संबंधों तथा देशी राजाओं से संबंधों के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 5वां, 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। इससे पहले कि 1907 ईस्वी में भारत सचिव की भारत परिषद इंडिया काउंसिल में 2 भारतीयों सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं के.जी. गुप्ता को नियुक्त किया गया था। 1909 के अधिनियम का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना था। ये दोष यही समाप्त नहीं हुआ। 1919 में सिखों को भी पृथक मताधिकार दिया गया। 1935 के अधिनियम में भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों तथा हरिजनों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। ये एक्ट ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला और तभी रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। 20 अगस्त 1917 ईस्वी की मॉन्टेग्यू घोषणा। अंग्रेज संसद सदस्य चार्ल्स रॉबर्ट द्वारा भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में भारत के सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त के यह घोषणा की। इस घोषणा का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की क्रमिक स्थापना करना था। ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति, किंतु इस लक्ष्य को तुरंत ही स्थापित नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया।
नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए तथा गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड एवं प्रशासनिक अधिकारियों व भारतीय नेताओं से बातचीत कर एक समिति का गठन किया, जिसने सुधारों का मसविदा या ड्राफ्ट जुलाई 1918 में संयुक्त रिपोर्ट में प्रकाशित किया और इन्हीं को आधार मानकर 1919 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया और इसी कारण 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये एक्ट 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा लागू किया गया। 1919 के अधिनियम का तत्कालिक कारण 1916 का होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में भारत सरकार पर अकुशलता का आरोप लगाया गया और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत सरकार अधिनियम भारत में संवैधानिक सुधारों की सीरीज या श्रृंखला में भारत शासन अधिनियम 1919 का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें प्रथम बार भारत में सुशासन की स्थापना को ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य घोषित किया गया। और 1919 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित 1919 की। पहली है ए में गृह शासन के संबंध में प्रावधान, होम रूल के संबंध में प्रावधान। पहला इसमें यह था कि भारत परिषद व भारत सचिव के संपूर्ण व्यय को ब्रिटिश राजकोष पर वाहित किया जाएगा। भारत परिषद और भारत सचिव के जो संपूर्ण जो खर्चा है उनका वो ब्रिटिश राजकोष पर वाहित किया गया, न कि भारत पर। नोट 1793 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के रूप में तथा 1858 से भारत राज्य सचिव के रूप में जो वेतन भारतीय राजस्व से देय थे, अब 1919 से उनका भुगतान ब्रिटिश कोष से किया जाने लगा। किससे? ब्रिटिश कोष से किया जाने लगा। अब भारत सचिव के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का अधिक प्रभावी नियंत्रण हो गया। दूसरा प्रावधान ये था कि भारत सचिव की शक्तियों को, जो भारत सचिव है उसकी शक्तियों को भारतीय प्रांतीय शासन के संबंध में कुछ कम किया गया। तीसरा, भारत के सैनिक व असैनिक प्रशासन के लिए भारी मात्रा में साज सामान खरीद फरोख्त हेतु अब लंदन में एक हाई कमिश्नर उच्चायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था 1919 में अधिनियम में की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल 5 वर्ष के लिए करता था। हाई कमिश्नर को वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। प्रथम हाई कमिश्नर विलियम स्टीवेंस था, जिनकी नियुक्ति 1920 में की गई और बाद के सभी हाई कमिश्नर भारतीय ही रहे। चौथा, भारत परिषद के सदस्यों का टेन्योर या कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। और 5 वर्ष करते हुए इसके सदस्यों की संख्या 15 के स्थान पर कम से कम 8 एवं अधिकतम कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। ठीक है, अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई। नोट, भारत परिषद इंडिया काउंसिल में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है। गृह सरकार, होम गवर्नमेंट। गृह सरकार से तात्पर्य उस प्रशासन तंत्र से है जो इंग्लैंड में रहते हुए भारत के राजनीतिक संवैधानिक भाग्य का निर्णय करता था। इस दृष्टि से ब्रिटिश सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद, भारत मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और भारत परिषद को सामूहिक रूप गृह सरकार के नाम से पुकारा जाता है। किंतु सूक्ष्म अर्थ में 1858 में स्थापित भारत मंत्री और भारत परिषद इंडियन काउंसिल को ही गृह सरकार के रूप में माना जाता है, क्योंकि भारत के शासन का भार मुख्य रूप से इन्हीं 2 अंगों पर रहता था। बी, ब्रिटिश भारत के केंद्रीय शासन के संबंध में प्रावधान। पहला, गवर्नर जनरल को निरंकुश रखा गया, अर्थात उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं की गई। इससे अध्यादेश जारी करने, प्रांतीय गवर्नरों को निर्देश देने, किसी सामान्य वित्तीय विधेयक को प्रमाणित करने का प्रावधान था। दूसरा, भारतीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक किया गया और इन्हें केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 145 सदस्य एवं राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट 60 सदस्य नाम दिया गया। और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष एवं राज्य परिषद का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष था। और दोनों सदन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते थे। कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते थे। ठीक है। नोट 1, राज्य परिषद में 60 सदस्यों में से 27 मनोनीत और 33 निर्वाचित थे। और 27 मनोनीत होते थे, उनमें से 20 सरकारी और 7 क्या होते थे? गैर सरकारी होते थे, नॉन गवर्नमेंटल। और 33 निर्वाचित में 18 सामान्य होते थे जनरल, 11 मुस्लिम होते थे, 3 यूरोपीय होते थे और 1 सिख सदस्य थे। दूसरा, केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्यों में 41 मनोनीत होते थे और 104 निर्वाचित होते थे। ठीक है। और मनोनीत सदस्यों में से 26 सरकारी और 15 गैर सरकारी थे।
104 निर्वाचित सदस्यों में से 152 सामान्य, 30 मुस्लिम और 9 यूरोपीय और 2 सिख थे और 7 जमींदार और 4 भारतीय व्यापारियों के प्रतिनिधि थे। तीसरा, मताधिकार का आधार संपत्ति था। मताधिकार का आधार क्या था? संपत्ति था। और मतदाताओं की संख्या 3% बढ़कर 10% हो गई। तीसरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 में से कम 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया गया तथा विधानमंडलों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। चौथा, भारत में शासन के विषयों का विकेंद्रीकरण करते हुए इन्हें 2 भागों, केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया और अवशेष शक्तियाँ उसके पास केंद्र के पास थी। 5वां, केंद्रीय विषय में रक्षा, विदेशी मामले, टंकण, मुद्रा व आयात निर्यात कर इत्यादि थे। छठा, प्रत्यक्ष मतदान का विस्तार करते हुए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखा गया तथा मुस्लिमों को सभी प्रांतों में, सिखों को पंजाब में, 3 प्रांतों को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में यूरोपियनों को और 2 प्रांतों में एंग्लो इंडियनों और 1 प्रांत भारतीय ईसाइयों से पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, प्रांतों के संबंध में। पहला, प्रांतों में द्वैत शासन अर्थात आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। नोट, इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन डायरकी का जनक लियोनिस कार्टेस था और संयुक्त रिपोर्ट में द्वैत शासन का उल्लेख नहीं था। द्वैत शासन पर विस्तृत चर्चा कार्टेस ने द्वैत शासन नामक 2 पुस्तकों में की थी और डायरकी यूनानी भाषा का शब्द है। 8 प्रांतों में अप्रैल 1921 से द्वैत शासन लागू किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू किया गया और प्रांतों की द्वैत शासन व्यवस्था 1937 तक चलती रही, किंतु बंगाल में 1924 से 1927 तक तथा मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक ये कार्य नहीं कर सके। और दूसरा, प्रांतीय विषयों में शांति व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, कृषि, अकाल आदि शामिल थे। प्रांतीय विषयों में क्या शामिल थे? शांति एवं व्यवस्था, ठीक है, शांति एवं व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन और उसके बाद शिक्षा, ठीक है, चिकित्सा, ठीक है, प्रशासन, कृषि और अकाल, ये शामिल थे। और प्रांतीय शासन के विषयों को आरक्षित और सुरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में विभक्त किया गया। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन होता था, शिक्षा होती थी, ठीक है, अस्पताल और उद्योग और कृषि आते थे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, हस्तांतरित विषयों में क्या? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग और कृषि। तीसरा, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके कार्यकारिणी सदस्यों तथा आरक्षित विषयों का जो प्रशासन है वो गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में चुने गए मंत्री चलाते थे। आरक्षित के मंत्री होते थे वो चलाते थे, ठीक है, और इसी को द्वैत शासन कहा गया है। और चौथा, प्रांतीय कार्यकारिणी में कम से कम 1 भारतीय अनिवार्य किया गया। और 5वां, प्रांतीय विधानमंडलों की शक्तियों में विस्तार तथा इनमें निर्वाचित शक्तियों की संख्या में वृद्धि की गई। छठा, इस एक्ट द्वारा अब प्रांतों में अतिरिक्त सदस्यों से निर्मित परिषद की जगह एक सदनीय त्रिवार्षिक रूप से चुनी हुई स्वतंत्र संवैधानिक इकाई बनी। इनकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल के स्थान पर निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी करता था, ठीक है। और इनकी सदस्य संख्या में जो वृद्धि की गई उनमें ये नियम रखा गया कि सरकारी सदस्य 20% से अधिक नहीं होंगे और वही निर्वाचित सदस्य 70% से कम नहीं होंगे। बंगाल में सबसे ज़्यादा 140 सदस्य, मद्रास में 132, संयुक्त प्रांत में कितने? संयुक्त प्रांत में 123 सदस्य थे और मुंबई में कितने? 114 सदस्य थे। और 7वां, प्रांतीय विषयों में शांति व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन और कृषि थे, ठीक है। और ये प्रांतीय विषयों में क्या थे? शांति व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन और कृषि थे। 8वां, महिलाओं को मताधिकार दिया गया। मद्रास प्रथम राज्य था जिसने 1921 में महिलाओं को मताधिकार दिया, ठीक है। तो मद्रास फर्स्ट स्टेट था जिन्होंने महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ठीक है, 1921 में। 9वां, मतदाता की जो आयु है वो केंद्रीय प्रांतों में दोनों में कितनी थी? अलग अलग नहीं थी, दोनों में 21 वर्ष थी, ठीक है, दोनों में 21 वर्ष थी, चाहे केंद्र हो चाहे प्रांत हो। और डी, रियासतों के संबंध में, ठीक है, 1919 के एक्ट द्वारा देश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में देशी राजाओं की भूमिका के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए एक नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन करने का निर्णय लिया गया, जिसकी 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में स्थापना की गई। इस नरेश मंडल में 121 देशी राज्य सदस्य थे
और मंडल का अध्यक्ष वायसराय था तथा प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। प्रथम अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तथा प्रथम सांसद कौन था? बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे वो प्रथम सांसलर थे। और दूसरा, इस नरेश मंडल में सभी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य नहीं था, यानी कि सभी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य नहीं था। तो अगर पूछा जाए कि जो नरेश मंडल बना था उसमें सभी राज्यों और देशी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य था, तो गलत होगा आपका, अनिवार्य नहीं था। अतः हैदराबाद या मैसूर इसमें शामिल नहीं है। तो पूछा जाए तो दूसरे कथन में ये पूछा जाए कि हैदराबाद और मैसूर इसमें शामिल हुए थे, तो बिल्कुल वही गलत होगा। तो हैदराबाद और मैसूर राज्य इसमें शामिल नहीं हुए थे। विविध, इस एक्ट के द्वारा लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि की गई, जो 1922 से इलाहाबाद में भी आयोजित होने लगी। तो ये जो एक्ट था इसमें जो 1919 वाले में जो सिविल सेवा परीक्षा है, लोक सेवा, उसकी भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया गया और जो 1922 में इलाहाबाद में आयोजित होने लगी। ठीक है। और इस एक्ट द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा 1919 का पढ़ रहे हैं। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में पूरी तरह ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन एवं स्थानीय शासन पूरी तरह लोक नियंत्रण में भारतीयों के हाथों में पूर्णतः स्थापित किया गया। ठीक है। और लेकिन केंद्र में जनता के प्रति अनुत्तरदायी सरकार ही रही। गवर्नर जनरल भारत के प्रशासन के लिए केवल भारत मंत्री व ब्रिटिश संस्था के प्रति उत्तरदायी था। तो लेकिन केंद्र में जनता के प्रति अनुत्तरदायी सरकार रही और गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रशासन के लिए केवल भारत मंत्री व ब्रिटिश संस्था के प्रति उत्तरदायी था। उसके बाद देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में भारत शासन अधिनियम 1919 की विफलता के पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया, क्योंकि भारत बौद्धिक वर्ग द्वारा निरंतर नवीन अधिनियम की मांग की जा रही थी। 1919 के अधिनियम की द्वैध शासन व्यवस्था अव्यवहारिक एवं अपूर्ण थी तथा साइमन कमीशन के तीव्र विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश शासन पर अत्यधिक दबाव बना। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रावधान तथा गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर नवीन सुधारों की मांग पर बल दिया गया। तीन गोलमेज सम्मेलनों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा विभिन्न वार्ताओं के पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसकी विशेषताएं निम्नानुसार है। 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ ये। ठीक है। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद ये इसको प्रावधान देखते हैं। अधिनियम में गृह सरकार संबंधी उपबंध क्या थे? पहला ये था कि भारत परिषद की समाप्ति तथा भारत सचिव की सहायता हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। जो भारत परिषद थी, इंडियन काउंसिल, उसको समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है। दूसरा ये था कि प्रांतीय स्वशासन के संबंध में भारत सचिव की नियंत्रण की शक्ति में कमी की गई। जो भारत सचिव की नियंत्रण की शक्ति थी प्रांतीय स्वशासन के संबंध में, उसमें थोड़ी कमी की गई। ठीक है, कमी की गई। और 1935 के एक्ट में संशोधन की व्यवस्था थी जो ब्रिटिश संसद द्वारा ही हो सकता था। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि 1935 का अधिनियम था, उसमें संशोधन की व्यवस्था नहीं थी, तो गलत होगा, क्योंकि थी। और अगर ऐसे पूछा जाए कि संशोधन की व्यवस्था थी और उसमें उस समय भारतीय परिषद या काउंसिल थी, वो उसमें संशोधन कर सकते थे, उसकी भारत की अनुमति के बिना उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता था, तो ये गलत है। क्योंकि संशोधन की व्यवस्था तो थी, लेकिन इसमें संशोधन केवल ब्रिटिश सरकार ही कर सकते थे। बी, भारतीय केंद्रीय शासन के संबंध में उपबंध क्या थे? भारतीय केंद्रीय शासन के संबंध में क्या उपबंध थे? पहला ये था कि भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रस्तावना को ही भारत शासन अधिनियम 1919 की जो प्रस्तावना थी, प्रियम्बल प्रस्तावना को ही इस अधिनियम की प्रस्तावना मानते हुए भारत में स्वशासन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। दूसरा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों प्रांतों की अनिवार्यता के साथ आधी जनसंख्या वाले रियासतों की सहमति आवश्यक थी। नोट, पहला, इस अखिल भारतीय संघ में प्रांतों के लिए शामिल होना अनिवार्य था। इस अखिल भारतीय संघ में प्रांतों के लिए
इसमें शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था, उनकी इच्छा पर निर्भर करता, मतलब उनके लिए अनिवार्य कंपलसरी नहीं था। ठीक है। और दूसरा कि ये अखिल भारतीय संघ तभी अस्तित्व में आ सकता था, जो अखिल भारतीय संघ है वो तभी अस्तित्व में आ सकता था जब सभी देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की कमी सभी देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की कम से कम आधी जनसंख्या, कम से कम कितनी, आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतों के शासक, जिन्हें संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में देशी रियासतों के लिए निर्धारित 104 स्थानों में से कम 52 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो और संघ में शामिल होना स्वीकार ले और उपरोक्त शर्त पूरी होने के कारण प्रस्तावित संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। तीसरा, गवर्नर जनरल को संरक्षण एवं आरक्षण की शक्तियों से युक्त रखा गया, युक्त रखा गया। ठीक है। चौथा, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना का प्रावधान तथा केंद्रीय विषयों के सुरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया और आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल संपूर्ण शासन की बागडोर अपने हाथों में ले सकता था और रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले व कबायली ट्राइबल क्षेत्र शामिल थे। शेष सभी विषय हस्तांतरित थे। पांचवा, संघात्मक शासन फेडरल व्यवस्था के साथ ही विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइज्ड शासन व्यवस्था का प्रावधान, जिसमें शासन के विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभक्त किया गया। नोट 1, संघ और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करने के लिए अधिनियम में सूचियां रखी गई थी। पहली संघीय सूची, केंद्रीय सूची 59 विषय थे, उसमें कानून बनाने का अधिकार संघीय विधानमंडल को। प्रांतीय सूची इसमें 54 विषय थे, कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों को। समवर्ती 37 विषय थे, कानून बनाने का अधिकार संघ एवं प्रांत दोनों का था, किंतु विरोधाभास की स्थिति में संघीय विधानमंडल द्वारा बनाया कानून ही मान्य होगा या सर्वोपरि होगा। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों पर कौन कानून बनाएगा, इसका अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल को था। जो 1935 के अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी उस पर कानून कौन बनाएगा, तो इसका जो निर्णय है वो किसके ऊपर था, गवर्नर जनरल के ऊपर था। ठीक है। छठा, केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन यानी राज्य परिषद की सदस्य संख्या 260, 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तथा 104 देशी रियासतों के प्रतिनिधि कर दी गई और पहली बार इस सदन को स्थायी संस्था बना दिया गया। ठीक है। पहली बार इस सदन को स्थायी संस्था बना दिया और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना, 9 वर्ष का गया। ध्यान रखना, कार्यकाल कितना रखा गया, 5 वर्ष नहीं था, 6 नहीं था, कितना था, 9 वर्ष का गया, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद, जो 1/3 सदस्य है वो प्रत्येक 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते थे और इन सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इन सदस्यों के निर्वाचन की कैसे व्यवस्था थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। और राज्य परिषद में 10 स्थान एंग्लो इंडियन, 10 स्थान किसको, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई समुदाय को दिए गए। सातवां, निम्न सदन विधानसभा या संघीय सभा की संख्या 375, 250 ब्रिटिश प्रांतों से 125 देशी रियासतों के प्रतिनिधि निर्धारित की गई और इसका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष था। कार्यकाल कितना था, निम्न सदन या विधानसभा या संघीय विधानसभा का 5 वर्ष था, लेकिन ऊपर वाले करना पड़ा 9 वर्ष था। और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता था। विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन कैसे होता था, अप्रत्यक्ष विधि से होता था। एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, भारतीय ईसाई एवं महिलाओं का चुनाव इन समुदायों की प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा किया जाता था। किंतु इस अधिनियम में निम्न सदन का निर्वाचन अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप विधि से होता था। दूसरा, संघीय, देखा नोट, साधारण निम्न सदन का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता था। साधारण या निम्न सदन का जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष विधि से होता था, किंतु इस अधिनियम में निम्न सदन का जो निर्वाचन है वो अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से होता था। दूसरा, संघीय या केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटेन का सम्राट शामिल था, जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करता था। 8वां, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में विवादों के समाधान हेतु 1935 के अधिनियम में भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की गई और संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया। सर मॉरिस ग्वायर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें 6 अन्य न्यायाधीश थे। इसका अधिकार क्षेत्र में ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासत दोनों था। ठीक है। और 9वां, न्याय की जो अंतिम अपील है वो
प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। न्याय की अंतिम अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। दसवां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान 1935 में किया गया था। ठीक है। 11वां, CAG की नियुक्ति एवं महाधिवक्ता की नियुक्ति की स्थापना का प्रावधान था। संघीय लोक सेवा आयोग FPSC और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। नोट, 1919 के एक्ट में प्रावधान के बाद 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और 1935 के एक्ट में लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया। 12वां, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए मतदाताओं की संख्याओं में वृद्धि तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखते हुए इसमें दलित वर्ग को शामिल किया गया और पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का जो प्रयोग है वो 1935 में ही किया गया था। 1935 के अधिनियम में किया गया था पहली बार अनुसूचित जाति का शब्द का प्रयोग। ठीक है। C, प्रांतों के संबंध में उपबंध क्या थे 1935 के अधिनियम में? ठीक है, देखते हैं। पहला, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति एवं स्वायत्त शासन की व्यवस्था का प्रावधान, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही नियुक्त मंत्रियों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई। नोट, अब प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। वहीं केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। और 1935 के एक्ट की धारा 93 के अनुसार प्रांतीय प्रशासन अनिश्चित काल के लिए गवर्नर अपने हाथों में ले सकता था। ठीक है। और दूसरा, प्रांतों की विधानसभाओं में, एक बार फिर से देख लेते हैं स्टॉप कर दिया। अब प्रांतों में पहला प्रावधान ये था कि अब प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, वहीं केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। दूसरा, 1935 के एक्ट की धारा 93 के अनुसार प्रांतीय प्रशासन अनिश्चित काल के लिए गवर्नर अपने हाथों में ले सकता था। दूसरा, प्रांतों की विधानसभाओं में सदस्य संख्या में वृद्धि की गई तथा उसके अधिकारों में भी वृद्धि की गई। तीसरा, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों की स्थापना की गई। विधानमंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये थे मुंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, बंगाल। और शेष 5 प्रांतों में एक सदनात्मक विधानमंडल ही रखे गए। और चौथा, सिंध एवं उड़ीसा नामक 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। 5वां, बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। और छठा, इस एक्ट द्वारा हरिजनों, अनुसूचित जातियों को पहली बार पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया एवं मुस्लिमों, सिखों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियनों और भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव प्रणाली के आधार पर विधानमंडलों के में प्रतिनिधित्व जारी रखा। ठीक है। नोट, अनुसूचित जातियों शब्द का पहली बार प्रयोग 1935 के अधिनियम में किया गया। 7वां, महिला मतदाताओं का अनुपात बढ़ा दिया गया। महिला मतदाताओं का जो अनुपात है वो इसमें बढ़ा दिया गया 1935 वाले अधिनियम में। ठीक है। और विधानमंडल में भी उन्हें सीटों का आरक्षण दिया गया। अन्य प्रावधान D, अदर प्रोविजंस क्या थे? अन्य प्रावधान में देखें तो पहला, बर्मा एवं अदन को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। बर्मा एवं अदन को भारत से अलग करने का प्रावधान भी इसमें किया गया था और अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर इंग्लैंड के उपनिवेश कार्यालय के अधीन कर दिया गया। दूसरा, 1935 के एक्ट द्वारा भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रखी गई तथा इसमें किसी संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास रखा गया। ठीक है। पहला, इस प्रकार 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा एवं जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां और स्वतंत्र भारत के 1950 में लागू संविधान का प्रमुख आधार यही अधिनियम बना और भारत की शासन व्यवस्था के संबंध में ब्रिटिश सरकार का ये अंतिम कानून था। 1935 के अधिनियम में 322 से 451 तक अनुच्छेद बर्मा से संबंधित थे, जबकि 321 तक अनुच्छेद भारत से संबंधित थे। ठीक है। और यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन मुख्य रूप से कुछ परिवर्तनों के साथ इसी अधिनियम 1935 द्वारा संचालित रहा और संघीय सर्वोच्च न्यायालय भारत की अंतिम न्यायालय नहीं था। संघीय सर्वोच्च न्यायालय भारत की अंतिम
न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसके विरुद्ध जो अपील है वो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1935 के अधिनियम पर भारतीय नेताओं के विचार क्या थे? ठीक है, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और दूसरा कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह दासता का आज्ञा पत्र या गुलामी का अधिकार पत्र है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और राजगोपालाचारी ने कहा था कि नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। ये जो नया संविधान है वो द्वैध शासन से भी बुरा है, श्री राजगोपालाचारी। और 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई है और मौलिक रूप से खराब है और पूर्णतः अस्वीकृत योग्य थी। मोहम्मद अली मुल्ले ने, ये जिन्ना ने कहा था, ये नल्ला था, उसने कहा था। और 1935 का एक्ट संवैधानिक निरंकुशता का प्रतीक था। जो 1935 का एक्ट है वो संवैधानिक निरंकुशता का प्रतीक था। 1935 के एक्ट में आरक्षण एवं संरक्षण के कारण एटली ने इसे अविश्वास का प्रतीक माना। एटली ने इसे क्या कहा? अविश्वास का प्रतीक कहा। और फजल उल हक ने कहा कि न हिंदू राज है न मुस्लिम राज है, फजल उल हक ने कहा था। 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियाँ दी गई थी, अनलिमिटेड पावर दी गई थी, ठीक है, गवर्नर जनरल को। और इस बारे में चर्चिल ने कहा था कि गवर्नर जनरल अथवा वायसराय को हिटलर अथवा मुसोलिनी के समस्त अधिकार प्राप्त थे। और 1935 के एक्ट में अंतर्वरिष्ठ अनुदेश प्रपत्र को 1950 में संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट यूनिट 18 अध्याय 18 है, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।